Hello guys, once again welcome to our YouTube channel, and today we are going to start the most important chapter of our class 11, which is kinematics. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें डेफिनेशंस याद कर लो, फॉर्मूलाज याद कर लो, पर ये इस चैप्टर को पढ़ने का समझने का कोई सही अप्रोच नहीं है। तो आज हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को समझेंगे। हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे रटने नहीं वाले, ना हम यहाँ पे कोई डेफिनेशन रटने वाले, हम यहाँ पे प्योर फिजिक्स को समझेंगे। तो यहाँ पर ही पॉज करो और अपनी नोटबुक निकालो, आज का डेट लिखो और लिखो लेक्चर नंबर 1। सो लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले काइनेमेटिक्स हम पढ़ने तो लगे, पर काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो तो क्या चेंज हुआ है उस प्रोसेस में? आपकी पोजीशन चेंज हुई। अब ये चेंज ऑफ पोजीशन है जो मेरा, यही तो एक मोशन ला रहा है, राइट? अब फिजिक्स में एक पूरा ब्रांच जो सिर्फ मोशन को स्टडी करता है, we call it mechanics, and this mechanics is divided into two parts, one of which is kinematics and other is dynamics. अब मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, बट वी डोंट कंसिडर द कॉज ऑफ मोशन, वी डोंट कंसिडर द कॉज ऑफ मोशन। मतलब हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे यहाँ पे दैट हाउ मोशन हैपन्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फोर्स की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, कितनी स्पीड थी, कितना टाइम। बस यही है काइनेमेटिक्स। और यहाँ पर डायनामिक्स में वी स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन, नॉट ओनली अबाउट हाउ मोशन हैपन्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है? दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन एंड डायनामिक्स इज ऑल अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, सिर्फ मोशन डिस्क्राइब करना भी कितना डीप हो सकता है, कितने सवाल आ सकते हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं अपना पेन उठाऊं, इफ आई पिक अप अ पेन फ्रॉम माई टेबल, तो क्या वो पेन मूव कर रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स वो पेन अपनी जगह से उठा है तो वो मूव कर रहा है। पर अब एक और क्वेश्चन, आप लोग क्लास में अपने में बैठे हुए हो, तो क्या आप लोग मूव कर रहे हो? पॉज करके यहीं पे सोचो और कमेंट में लिखना हाँ या नहीं। तो अब ध्यान से सुनो। आप अर्थ पर हो। अब ये जो मेरा अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है वो हमारी गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम तो रेस्ट पर हैं ही नहीं। यहीं से आता है फिजिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, विच इज मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। अब इसका मतलब क्या है? ये मैंने स्टेटमेंट तो लिख दी। मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहती हूँ कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ। अब जब आप अपनी क्लासेस में बैठे हुए हो, तो you are in the state of rest only for the fellow students who are sitting with you, but अगर हम यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब चीज़ों के, सन के विद रिस्पेक्ट में देखें, देन यू आर इन मोशन। सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब सेम ऑब्जेक्ट, यहाँ से निकलता है एक कंक्लूजन, सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट for one observer and it can be in the state of motion for another observer.
तो ये निकली हमारे पास एक बहुत ही अच्छी कंक्लूजन। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ, अगर रेफरेंस के बिना हम लोग देखें तो हम मोशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब अगर आप अपनी क्लास में बैठे हो, सो यू आर एट रेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो आपके साथ बैठे, पर यूनिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी तो आप एक स्टेट ऑफ मोशन में हो। तो मोशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते रेफरेंस के बिना। मोशन कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट रेफरेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अब क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा कि हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई है या नहीं हुई। तो इस लेक्चर में हर एक टॉपिक के बाद आई हैव केप्ट सम यू नो specific amount of questions, a good amount of questions that is relevant to that topic, ताकि हमें उस टॉपिक की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। So let us start. A train is standing at a platform. Okay, for the driver of the train, any person sitting inside the train will be in the state of rest or of motion. Just pause it and think about it. सबसे पहले the train is at the state of rest. तो driver will also be at rest. If driver is at rest, तो जो मेरे पैसेंजर्स हैं वो भी क्या होंगे, वो भी रेस्ट पे होंगे। मैं अब मुझे ये देखना है कि ड्राइवर के रिस्पेक्ट में जो अंदर बैठे पैसेंजर्स हैं वो क्या मूव कर रहे हैं या फिर वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही हुए, तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा कि दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो दोनों ही मूव नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Moon revolves around the earth. Does moon move relative to sun as well? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एज अ बिगिनर। अब जो मेरा ये है मेरी अर्थ, ये है मेरा मून और ये है मेरा सन। ठीक है, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। ठीक है, तो क्या मून सन के रिलेटिव घूम रहा होगा? अब अर्थ तो सन के अराउंड भी घूम रही है ना, मतलब अर्थ भी मूव कर रही है मेरी, मून भी मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, और जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है। तो मैं देखूं तो यहाँ पर जो मून होगा उसकी पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में तो चेंज हो रही है। अभी मून यहाँ पर है और ये मेरा सन है, थोड़े टाइम में मून यहाँ पर आ जाएगा, फिर मून यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन तो इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। सो इसका आंसर है यस, मून ऑल्सो मूव्स रिलेटिव टू द सन एज वेल। Let's move to the next question. Okay, a person sits inside a moving bus. So this is my bus. Which of the following is correct? Person is at rest with रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि बस अगर मूव कर रही है तो बस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी मूव कर रही है, और अगर मैं इस पूरी बस को और इसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को एक ही ऑब्जेक्ट मान लूँ तो ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, सो पर्सन विल नॉट बी एट रेस्ट। तो ये ऑप्शन तो पहले ही चली गई। पर्सन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर इन द सेम बस। अब एक ही बस में दो इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस आगे जा रही है किसी भी स्पीड एस से, तो क्या अगर ये बैठे हुए हैं तो क्या ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हुए? नहीं, ये तो रेस्ट में हुए ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गई। नाउ पर्सन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस, यहाँ पर बस आगे जा रही है और अगर इसको मैं एक ऑब्जेक्ट मान लूँ बस और उसके पैसेंजर्स को, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये मूव कर रहा है, तो मेरी ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगी। लास्ट ऑप्शन इज पर्सन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सन। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और
अर्थ के ऊपर ही मेरी बस है, तो क्या बस नहीं सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही? डेफिनेटली वो कर रही है, तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व सच क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मोशन? मोशन इज एब्सोल्यूट, बिल्कुल गलत। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हमेशा एक ऑब्जर्वर डिफाइन करना पड़ता है। अब आप अपनी क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स के लिए तो रेस्ट करो, पर अगर हम यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर तो आप मोशन में हो ना। सो मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज relative. रेस्ट इज एब्सोल्यूट, ये भी गलत। मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, बिल्कुल सही। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लाई इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये तो स्टेटमेंट है ही गलत। ऐसी स्टेटमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं इस चैप्टर के, विच इज ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। जे एडवांस में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे काइनेमेटिक्स में ये काम आएगा, और इवन थर्मोडायनामिक्स में भी एक चीज़ समझने के लिए ये काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सोचो एक ट्रेन है, ठीक है, वो आगे जा रही है। यहाँ पर है एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, और एक आदमी यहाँ ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। अब दोनों एक ही बॉल को देख रहे हैं, जो ट्रेन की एक विंडो से नीचे गिरी। ठीक है, ट्रेन की एक विंडो है, वहां से बॉल नीचे गिरी, तो दोनों को क्या दिखेगा? दोनों को बॉल का पाथ क्या दिखेगा? सोचो। यहाँ पर ये जो पर्सन है, इसको जो बॉल का पाथ है, ट्रेन तो देखो आगे भी जा रही है, तो ट्रेन जब आगे जाएगी तो इसको तो बॉल का पाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, कि हाँ ये बॉल ऐसे जा रही है। और जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उसको क्या लगेगा कि बॉल तो वर्टिकली डाउनवर्ड गई है। देखो, दिस इज वेयर माई बॉल इज, ओके। और ये आ गया, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जब बॉल को मैंने नीचे गिराया तो बॉल पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ जाएगी, उसके बाद बॉल यहाँ गई, फिर बॉल यहाँ गिरी। तो ये कैसा पाथ बन रहा है? ये तो एक पैराबोलिक पाथ बन रहा है मेरे पास। तो जो पर्सन मेरा बाहर खड़ा होगा उसको दिखाई देगा एक पैराबोलिक पाथ, ठीक है। और जो पर्सन मेरा ट्रेन के अंदर होगा, अब ये हम ट्रेन के अंदर वाले पर्सन की बात कर लेते हैं, इसको तो यही लगेगा कि बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड गई है। क्यों? क्योंकि ये भी तो ट्रेन के साथ चल रहा है, तो इसके लिए पैराबोलिक पाथ हुआ और इसके लिए हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड पाथ। अब देखो, सेम बॉल है, सेम इवेंट है, लेकिन अलग ऑब्जर्वेशंस। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफरेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जिस जगह या जिस बॉडी के रिलेटिव हम मोशन को मेजर कर रहे हैं। अब एक ऑब्जर्वर, मेरे पास एक ऑब्जर्वर होगा और एक होगा मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दोनों मेरे पास मिलके बनाते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। वन इज इनर्शियल टाइप एंड अदर इज नॉन इनर्शियल टाइप। अब इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जाके अपने लॉज ऑफ मोशन में। पर एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रही तो वो होगा इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है तो फिर वो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये याद रखो, फिजिक्स के लॉज चेंज हो जाते हैं
फ्रेम टू फ्रेम, इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, ठीक है, रिलेटिविटी हो गई, सैटेलाइट मोशन, प्रोजेक्टाइल, ये सब जगह काम आएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है। अब हम इसके भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ देखो, अ लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, दिस इज अ लिफ्ट and it is moving upwards with a uniform speed, let that speed be s. A ball is kept at the floor of lift, ball यहाँ पर पड़ी है। For a person standing in the lift, अब एक person भी है, the ball is in the state of rest or motion. पॉज करो और अभी सोचो। अब लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर के लिए जो बॉल है वो रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको एक पूरा सिस्टम मान लूं तो ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, दिस पर्सन इनसाइड इज एट रेस्ट, और अगर ये इसको देखेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो जाएगी? रेस्ट में। पर अगर यही कोई इंसान बाहर से इस पूरे सिस्टम को देखे तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो बॉल होगी ये होगी इन द स्टेट ऑफ मोशन। But for the person standing inside the lift, the ball will be in the state of rest. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, which is can same observer have different frames of reference? सेम ऑब्जर्वर, ठीक है, और उसके डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉज करो और अभी सोचो। सी लास्ट अभी मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताया कि एक मुझे ऑब्जर्वर चाहिए और एक मुझे चाहिए अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों मिलके मेरे पास बनाते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एट अ पर्टिकुलर टाइम एक ऑब्जर्वर एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, अगर वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला गया तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तो चेंज हो जाएगा। पर एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तो एक ही रहेगा। तो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी नो। यू कांट, अ सेम ऑब्जर्वर कैन नॉट हैव डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अब अगर यही मैं बात करूँ ट्रेन वाली एग्जाम्पल की, तो वहाँ पर जो इंसान ट्रेन के अंदर था उसको बॉल का वर्टिकल मोशन दिखाई दिया। अब अगर वही पर्सन ट्रेन के बाहर जाके खड़ा हो जाता तो फिर तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज हो गया, पर वो सेम पॉइंट पे दो दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस नहीं देख सकता। एट द सेम पॉइंट वो सिर्फ एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास नो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज two trains, train A and B, are moving on parallel tracks. Okay. ट्रेन ए मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी भी मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इन द ईस्ट। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। वैसे तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, पर अभी हम इसको सॉल्व करते हैं एक छोटा सा ट्रिक लगा के। और वो कैसे करेंगे? जब भी मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और मुझे फाइंड आउट करनी होगी वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर, then I will subtract their velocities. तो velocity of B with respect to A will be equal to velocity of B minus velocity of A. मतलब 40 minus 60 that is equal to minus 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ये जो माइनस है ये बस मुझे डायरेक्शन बताएगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर बी इस साइड को जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो बी में बैठे हुए इंसान को लगेगा कि जो ए में बैठा हुआ पर्सन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। An observer in a freely falling elevator sees a ball thrown horizontally. Okay, अब एक एलिवेटर बना लेते हैं, पर्सन है, ओके, इसने ऐसे हॉरिजॉन्टली बॉल फेंकी। Describe the path of the ball as seen by the observer in the elevator and an observer on the ground.
ये हो गया एलिवेटर वाला। अब दोनों एलिवेटर और पर्सन ये क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो बॉल का पाथ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इसने तो बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए ये हो जाएगा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट मोशन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो यहाँ खड़ा है, वो तो ये देखेगा पहले लिफ्ट यहाँ थी, फिर लिफ्ट नीचे आ गई, तो बॉल पहले यहाँ थी, फिर बॉल की पोजीशन ये हुई, फिर बॉल यहाँ आई, उसके बाद यहाँ यहाँ यहाँ। अब इस बॉल के साथ साथ ये पर्सन जो है, पर्सन भी मूव कर रहा था जो लिफ्ट में था, तो इसीलिए इसको दिखाई दिया हॉरिजॉन्टल मोशन। पर ये जो पर्सन बाहर खड़ा है, इसके अकॉर्डिंगली बॉल का कुछ ऐसा पाथ बनेगा विच विल बी अ पैराबोलिक पाथ। So this is how we solve such questions. Okay, a man moving in a train throws a ball vertically upwards. ये ट्रेन है, इस इंसान ने बॉल को फेंका वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, टू एन ऑब्जर्वर ऑन द प्लेटफॉर्म द बॉल्स पाथ इज, पहले बॉल यहाँ, ठीक है, फिर बॉल यहाँ गई, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ। क्यों? क्योंकि ट्रेन तो आगे मूव कर रही है, तो जो बॉल की पोजीशन है वो तो कुछ ऐसे चेंज होगी, वो वर्टिकली अपवर्ड जाके डाउनवर्ड आ जाएगी। तो जो पर्सन इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, अगर वो चलती हुई ट्रेन को देखेगा, उसको क्या लगेगा, ये बॉल कुछ इस तरह का पाथ परफॉर्म कर रही है, और इस तरह के पाथ को हम लोग बोलते हैं एक पैराबोलिक पाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एक पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सोचो अगर मैं कार के मोशन को डिस्क्राइब करना चाहूँ, तो मैं कार के हर एक एटम की पोजीशन को ट्रैक नहीं करूंगी, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि उसके हर एक एटम की पोजीशन को हम ट्रैक करें। तो फिजिक्स में एक स्मार्ट आइडिया यूज करते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साइज उसके मोशन के अकॉर्डिंगली नेग्लिजिबल होता है ना, तो हम उसे एक पॉइंट मान लेते हैं, और इसे ही कहते हैं पार्टिकल मॉडल या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर मेरे पास एक बस है, दिस इज अ बस, ओके। बस में से लग तो बहुत अजीब रही है, जेल लग रही है, बट एनीवेज गुड टू गो। इस बस का जो लेंथ है दैट इज 12 मीटर, पर ये बहुत ही लंबे रोड पर चल रही है जिसकी जो लेंथ है दैट इज 400 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दें, दिस विल बी अराउंड 4 लाख किलोमीटर। अब कहाँ 12 मीटर और कहाँ मेरे पास 4 लाख किलोमीटर। अब बस का जो साइज है वो तो इसके कंपैरिजन में क्या है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो इस बस को इस रोड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आई कैन इमेजिन इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, आई कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर एक बस है, ठीक है, वो दिल्ली से मुंबई तक जा रही है, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस मैं 1400 किलोमीटर ले लूं, और बस की जो लेंथ है दैट इज 12 मीटर, तो उस केस में जो बस होगी दैट विल बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो बस की लेंथ मैटर नहीं करती, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं कर रही, तो हम बस को बस एक पार्टिकल मान लेते हैं जस्ट टू मेक आर कैलकुलेशन ईजियर। लेकिन अगर मैं बस के इंजन की मोशन को स्टडी करूं उसकी बॉडी के रिलेटिव, तो बस को हम पार्टिकल नहीं मान सकते। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। अब एक मिसकॉन्सेप्शन है जो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कट करवा देती है हमारे मार्क्स में, और वो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बड़े ऑब्जेक्ट्स को हम कभी पार्टिकल नहीं मान सकते। ये बिल्कुल सच नहीं है, हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी पार्टिकल मान सकते हैं, डिपेंड करता है व्हाट आर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस।
अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो साइज पर नहीं कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। अगर ऑब्जेक्ट की साइज मोशन के स्केल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो तो पार्टिकल मानो, ठीक है। अर्थ भी एक पार्टिकल ही है जब हम सन के अराउंड उसकी ऑर्बिट को स्टडी करते हैं। अब पॉज करके सोचो, क्या सन को कभी हम पार्टिकल मान सकते हैं, और अगर मान सकते हैं तो कब? जब हम सोलर सिस्टम की स्केल की बात करते हैं और सन की पोजीशन को स्टडी करते हैं अपनी गैलेक्सी के विद रिस्पेक्ट में, तो वहां पर सन को हम ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमें क्लैरिटी कैसे होगी। If a bowler throws a ball towards the batsman and the ball covers a distance of 22 yards, okay, बॉल है, अगर मैं बॉल का रेडियस देखूं इट विल बी रफली अराउंड दिस 3.5 सेंटीमीटर, और मुझे पिच की जो लेंथ है वो तो दी हुई है 22 यार्ड्स। अब 22 यार्ड्स का मतलब है दिस इज 20 मीटर, ओके। तो 3.5 सेंटीमीटर, इज दिस नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 20 मीटर विच इज अराउंड 2000 सेंटीमीटर? Yes, this is negligible. तो यहाँ पर we can treat the ball as a point object. In which of the following cases the object cannot be treated as a point object? A train going from Delhi to Mumbai. ट्रेन की तो लेंथ काफी ज्यादा होती है, अगर बस की बात करते तो हाँ हम उसको ट्रीट कर सकते थे, तो ये ऑप्शन तो गई नहीं। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, नहीं, दिस इज समथिंग जिस चीज का आपको ध्यान रखना है। ट्रेन कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये मिस्टेक इंटेंशनली की मैंने ताकि आपको समझ आए, हमें इतना ज़्यादा में नहीं सोचना है। द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई दिस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ अ ट्रेन, सो इसको तो वी कैन ट्रीट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। Now अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, yes वी कैन डेफिनेटली ट्रीट इट, क्योंकि अर्थ का रेडियस और सन का रेडियस तो जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इन दोनों के रेडियस का, ठीक है। नाउ अ स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप में अगर हम देखें तो यहाँ पे होती है रोटेशनल मोशन हमारे पास। अब उसके डिफरेंट पार्ट्स का जो मोशन है वो अलग अलग होता है, तो इसको हम पॉइंट्स में नहीं तोड़ सकते। ये रोटेशनल मोशन भी आगे जाके चैप्टर आएगा, तो इन सबको तो क्रॉस कर सकते हैं ना हम। cannot be treated as point object, yes this cannot be treated as point object. Spinning top, yes we cannot treat this as a point object, तो हाँ इसका आंसर ये आ गया। नाउ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, अगर हम देखें तो बुलेट की लेंथ और वो राइफल की जो लेंथ होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, इन दोनों में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, सो ये ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गई। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स, अब ये तो डायरेक्ट है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं नीट में, और इस टाइप के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ये आते हैं हमारे पास जेई में। Point object means an object with zero mass? No. An object with zero volume? No. An object whose size is negligible as compared to the distances involved? Yes. An object that cannot rotate? This is also wrong. तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हमारे पास एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज रेस्ट एंड मोशन। सुनने में तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही डीप आइडिया है। अगर मैं एक जगह पर खड़ी हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, राइट, रेस्ट में हूँ, मुझे कोई भी देखेगा, इफ आई एम स्टैंडिंग एंड अ पर्सन वॉचेस मी, तो वो मुझे क्या बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। पर यही मैं अर्थ के ऊपर खड़ी हूँ, है ना, अर्थ के ऊपर खड़ी हूँ, जो मेरी अर्थ है वो तो रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पे और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है, तो उस केस में तो मैं स्टेट ऑफ मोशन में हुई।
अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई ना, मैं रेस्ट में हूँ या फिर मोशन में हूँ। तो मैं आपको बताऊं, रेस्ट इज ऑल्सो अ रिलेटिव टर्म। अब कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में कभी नहीं हो सकता। यूनिवर्स में सब कुछ मूव कर रहा है किसी ना किसी फ्रेम के रिलेटिव में, ठीक है। तो वी कैन से रेस्ट एंड मोशन आर बोथ रिलेटिव टर्म्स। अब अगर मेरे टेबल पर एक बुक पड़ी हुई है, दिस इज माई टेबल और ये बुक पड़ी है, मैं अगर इस बुक को देखूं तो मेरे लिए ये जो बुक है इट इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। पर यही अगर एक एस्ट्रोनॉट ऊपर से देखे, वैसे तो वो नहीं देख पाएंगे बट फिर भी अगर एक एस्ट्रोनॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसके अकॉर्डिंगली अर्थ मेरी मूव कर रही है ना, अर्थ तो मोशन में है। अब अगर अर्थ मोशन में है तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी मोशन में होंगे। तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिस बुक विल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। So always remember that rest and motion are relative terms and we need a frame of reference to decide if an object is in rest or if it is in motion. Now the question is there any object in the universe which is at the state of absolute rest? The answer to this is no, there is no object. क्योंकि यूनिवर्स में हर कोई मूव कर ही रहा है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। कोई एक ना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे ऐसा मिल ही जाएगा जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। So we can't say that any object is in the state of absolute rest. Now the question is, a passenger sitting in a train moving with constant velocity throws a ball straight up. Where does the ball go? Okay, this is my train. पर्सन है, ट्रेन आगे जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी। अब इसने एक बॉल फेंकी ऊपर। पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व हुआ देन लुक एट द सॉल्यूशन। अब बॉल कहाँ जाएगी, ये है क्वेश्चन। अब ट्रेन आगे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जो इसके अंदर पर्सन बैठा हुआ है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ही जा रहा है। जब इसने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल भी वैसे ही चली गई। अगर अभी मेरा पर्सन यहाँ है, कुछ टाइम बाद मेरा पर्सन यहाँ होगा, फिर मेरा पर्सन यहाँ आ गया, एंड आफ्टर दैट पर्सन इज ओवर हियर, ठीक है। और जो बॉल है वो पहले अगर यहाँ थी, फिर धीरे धीरे ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर अपने हाईएस्ट पॉइंट से ये नीचे आई, तो ये बिल्कुल इसके हाथ में ही आएगी। और अगर मैं देखूँ तो ये जो मेरी बॉल है इसने कुछ अगर ऑब्जर्वर बाहर से देखेगा तो इसने कुछ ऐसा पाथ ट्रेवल किया विच इज़ पैराबोलिक पाथ। पर अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि इसने पाथ कैसा ट्रेवल किया, क्वेश्चन ये है कि बॉल कहाँ गई। बॉल गई उसके हाथों में। ओके, तो ये जो टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वैसे तो ये हमने वेक्टर्स में डिस्कस कर ही लिया था, पर अभी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, वन ऑफ देम इज स्केलर एंड वन ऑफ देम इज वेक्टर। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस ये देखेंगे स्केलर और वेक्टर में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो है क्या। देखो, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच हैव नो डायरेक्शन and they have only magnitude. Vectors वो हैं which have both direction and magnitude. अब ये सब तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने वेक्टर्स वाली प्लेलिस्ट को अभी तक रेफर नहीं किया है प्लीज़ गो फॉर दैट। अब इसके भी छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। आइडेंटिफाई करना है हमें स्केलर है कोई क्वांटिटी या फिर वेक्टर है। 50 kg मास, अब मास की कोई डायरेक्शन तो नहीं होगी, सो दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड मेरे पास ये डायरेक्शन आ गई, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद 100 जॉल्स ऑफ एनर्जी, देयर इज नो डायरेक्शन, सो दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. And 30 Newton force towards the right, I got a direction, so this is a vector quantity. तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं. Which of the following is a vector quantity? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड या स्पीड. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में. इलेक्ट्रिक फील्ड माइट बी अ न्यू टॉपिक फॉर यू, ये 12th क्लास का टॉपिक है. अब let me tell you that electric potential is a form of work done and we know that work done is a scalar quantity. तो ये तो नहीं होगा, वर्क डन भी स्केलर है. और स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज स्केलर, सो स्पीड विल बी स्केलर, तो ये भी नहीं है. बचा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, बचा ऑप्शन इज आवर आंसर. ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें पोजीशन डिस्क्राइब करनी पड़ती है. पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम. मतलब हमें चाहिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, मतलब वी नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब हमारे पास मोशन होता है 1D में, 2D में और 3D में. 1D में जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर कोऑर्डिनेट होता है वो होती है एक स्ट्रेट नंबर लाइन. 2D में वी हैव टू एक्सेस आर एक्स एंड वाई. अब ये सब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा, आई होप. एंड 3D में वी हैव द 3D प्लेन ऑफ 3 एक्सेस विच इज एक्स, वाई एंड z. अब काइनेमेटिक्स में हम मोस्टली 1D से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन. फिर हम 2D में जाते हैं और जहाँ पर आती है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, और 3D मोस्टली एडवांस लेवल पर ही आता है. अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन फिक्स नहीं होता बाय नेचर, उसको हम चूज करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो ओरिजिन है वो कहाँ पर जाना चाहिए. अब साइन कन्वेंशन, अब हर एक क्वांटिटी स्केलर तो नहीं हो सकती, हमें वेक्टर क्वांटिटी से भी डील करना पड़ेगा. अब वेक्टर क्वांटिटी से डील करते वक्त वी नीड टू डिफाइन ए डायरेक्शन. तो 1D मोशन में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, वो ये कि जो मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी वो कौन सी साइड होगी, और जो मेरी नेगेटिव डायरेक्शन होगी वो कौन सी साइड होगी. इसी को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन. जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारी राइट साइड होती है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं और जो लेफ्ट होती है उसको मान लेते हैं हम नेगेटिव. ठीक है, अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जाएं दैट इज पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड जाए दैट इज नेगेटिव. अब ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, लेकिन प्रॉब्लम में आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो. बस ये है कि वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए और आप उसको लाइक कंफ्यूज ना हो जाओ वो सब. तो बाय डिफॉल्ट हम नंबर लाइन वाली कन्वेंशन ही यूज करेंगे, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव. ओके, अब यही जे में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो साइन कन्वेंशन चूज करते हैं और बीच में चेंज कर देते हैं. नेवर डू दैट. एक बार साइन कन्वेंशन डिसाइड करो और पूरी प्रॉब्लम में उसे सेम रखो. ठीक है, अब पॉज करो और सोचो, अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूं तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन का साइन कितना होगा. सोच लिया होगा आई थिंक अब तक तो आपने. तो फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है, ठीक है जी. अगर डाउनवर्ड मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो मेरी जी की वैल्यू होगी दैट विल बी +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर हम जो डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव. दैट्स इट. अब इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. A ball is thrown vertically upward with the speed. ओके, बॉल नीचे है,
इसको हमने ऐसे फेंका, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द साइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? अपवर्ड को हमने लिया है पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी, अब अपवर्ड अगर पॉजिटिव है तो इसका जो साइन होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। यस, इनिशियल, अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं और ये नीचे से ऊपर जा रहा है फिर तो इसका भी साइन पॉजिटिव आएगा। नाउ द सेकंड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लगती है नीचे की तरफ। अगर मेरा बाय कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड को मैं लूंगी नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। Now the next question is, two students solve the same free fall problem. Student A takes, okay, student A and student B लिख लेते हैं जिससे कि हमें क्लैरिटी रहेगी। Student A takes downward as positive and student B takes downward as negative. Will their final answer for displacement be same? अब इन लोगों ने साइन कन्वेंशन अपना यूज किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा दोनों का, पर उसके जो साइन होंगे वो ऑपोजिट होंगे। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो जो ए का आंसर आएगा वो आएगी पॉजिटिव और जो बी का आंसर आएगा वो आएगी नेगेटिव वैल्यू एक मेरे पास, तो दोनों करेक्ट हैं, बस उनके कन्वेंशंस अपने अपने हैं। तो फिजिक्स साइन कन्वेंशन से चेंज नहीं होती। साइन कन्वेंशन हमारे पास सिर्फ एक एल्जेब्रिक साइन है और कुछ नहीं है। Now let us talk about the last concept of today's lecture, which is position. अब ये फंडामेंटल आइडिया है और डिस्प्लेसमेंट का बेस है जो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। पोजीशन क्या है? पोजीशन किसी भी पार्टिकल का, इट्स द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल on any coordinate axis from the origin. अब 1D में हम पोजीशन को हमेशा x से डिनोट करते हैं। अब ये बात याद रखो कि जो पोजीशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दूं 1.3 और अगर मैं नेगेटिव एक्सिस पे भी एक पॉइंट मार्क कर दूं -2 पे, लेट दिस पॉइंट बी P, लेट दिस पॉइंट बी Q, तो position of P will be equal to x, this will be x is equal to +3 and position of Q, x will be equal to -2। अब पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। सो नोट दिस पॉइंट दैट पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये मिसकॉन्सेप्शन होती है कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। बट रियलिटी ये है दैट दिस इज नॉट ट्रू। रियलिटी ये है कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये ओरिजिन से हम मेजर करते हैं इसको विद इट्स साइन। पोजीशन और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में नहीं, डिस्टेंस में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। पोजीशन एंड डिस्टेंस आर सेम, पर जो डिस्टेंस है मेरा दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। अब 1D में क्या होता है, ये क्लियरली डिफरेंट है। मतलब अगर आप ओरिजिन से देखो, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, अगर मैं ओरिजिन से
राइट जाऊं 5, ठीक है, और फिर मैं लेफ्ट आ जाऊं 3 तक, तो जो मेरी पोजीशन होगी दैट विल बी x इज इक्वल टू +2। पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर इसने +5 डिस्टेंस यहाँ कवर किया है, ठीक है, और उसके बाद इसने 3 यूनिट्स इस साइड भी कवर किया है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर। सो पोजीशन एंड डिस्टेंस आर नॉट सेम। Now let us solve some questions related to position. A particle lies on a number line. तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। ओके, इनिशियली जो मेरा पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू +5 पे है और फिर वो चला जाता है x इज इक्वल टू -3 पे, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना है। अब देख लो उसने कितने यूनिट्स ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिस्टेंस इसका आ जाएगा 8 मीटर। बस ये देखो उसने ट्रेवल कितना किया है डिस्टेंस के लिए, बस काम खत्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस जनरली जेई में देखे जाते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 10 एंड मूव्स and it moves to x is equal to -6 मीटर। ओके, राइट वर्ड पॉजिटिव। अब यहाँ पर होगा मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ पर मेरा पार्टिकल ओरिजिनली है और वो चलता चलता यहाँ तक आ गया, x इज इक्वल टू -6 तक। तो मुझे ये बताना है कि मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर जो मेरी फाइनल पोजीशन है दैट इज 6, इनिशियल पोजीशन मेरी है 10। So if I talk about displacement, my displacement is equal to final position minus initial position, that will be 6 minus 10, that is -4। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई -4, बट अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं दैट विल बी मॉड ऑफ -4 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम करते हैं अपने लेक्चर की रिवीजन। तो सबसे पहले आज हमने देखा काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक इज नथिंग, इट्स जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। It just tells us how motion happens and not why motion happens. Secondly, हमने ये जाना कि motion is relative, which means कि हमें हमेशा एक ऑब्जर्वर या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। थर्ड थिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना, विच मीन्स कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर होना चाहिए और उसके एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होनी चाहिए। फोर्थ, we studied about point object. After that we learned that rest is relative. Then we had a quick revision about scalars and vectors. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है। अब ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इतना डिटेल में नहीं गए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, साइन कन्वेंशन, ये बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से करके आए, इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा छोटा और लाइट था। इसमें बस हमने, और उसके बाद वी लर्न अबाउट साइन कन्वेंशन एंड लास्ट में वी टॉक्ड अबाउट पोजिशन वेक्टर, व्हाट इज पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। द ओनली न्यू थिंग दैट यू लर्न वॉज दिस मोशन इज रिलेटिव, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड दिस पोजिशन। बाकी सब कुछ वॉज जस्ट अ रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन बिफोर। तो अब लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले लेट्स हैव अ रिविजन।
कैन एन ऑब्जेक्ट, अब ये आप सबसे पहले क्या करोगे, पॉज करोगे और खुद सॉल्व करने की ट्राई करोगे. कैन एन ऑब्जेक्ट बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर एंड मोशन for another? Yes, this is true. Right now you are at rest with respect to the people around you, but with respect to the universe, with respect to sun, you are in the state of motion. For a passenger sitting in a train, a ball kept at the floor will have a path. अब ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बारी सॉल्व कर लिया है, तो उसका जो पाथ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. अब इसको भी पहले खुद सॉल्व करो और उसके बाद go for answers. What happens if we change sign convention in middle of calculation? We should not change. हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा. Can we assume Earth as a particle while studying motion between Sun and Earth? Yes, क्योंकि अर्थ का जो साइज है वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ सन, सो वी कैन अज्यूम इट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड डिस्टेंस? एक डिफरेंस याद रख लो, जो पोजीशन है वो वेक्टर है और जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा स्केलर है. सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर एंड दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. इसमें हमने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कम थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो काइनेमेटिक्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, तो हमने बस वही किया और कुछ पुराने टॉपिक्स का रिविजन किया. पर नेक्स्ट लेक्चर से वी विल बी स्टार्टिंग विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट टाइप्स के और वो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो आई होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर टू, बट मे बी इट कुड बी अ लिटिल बोरिंग एज वेल क्योंकि ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसमें इतने न्यूमेरिकल्स नहीं थे. सो थैंक यू एवरीवन.